सभी को नमस्कार। मैं कौशल कुमार और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद कौशल में। आज हम लोग बायोलॉजी के सेशन में जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं इसका नाम है पॉलीमर यानी कि बहुलक। पॉलीमर समझते क्या है? बहुत सारे आइसोमर से मिलकर बना होता है पॉलीमर। जैसे पॉलीथीन होता है, पॉलीथीन, ठीक है, इसमें ये इथीन से बना है। बहुत सारा इथीन जो है वो मिलकर बनाता है पॉलीथीन, ठीक है। तो इथीन क्या हो गया? मोनोमर, ठीक है। और बहुत सारा इथीन मिलके उसका एक लंबा चेन मिलके बनाता है पॉलीमर, ठीक है। यानी कि पॉलीमर जो है बहुत सारे स्मॉल छोटे छोटे मोनोमर से मिलके बना होता है। यानी कि लार्ज मॉलिक्यूल्स मेड अप ऑफ स्मॉल मोनोमर्स, जो छोटे छोटे मोनोमर से मिलके बना होता है उसको बोलते हैं पॉलीमर, ठीक है। यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं बहुलक और इसको बोलते हैं एकलक, ठीक है। और समझिए कि इसका एग्जाम्पल है प्लास्टिक। प्लास्टिक भी एक पॉलीमर है। तो प्लास्टिक में हम लोग पढ़ेंगे बाद में कि प्लास्टिक दो तरह का होता है, थर्मोप्लास्टिक, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ये सब बाद में पढ़ेंगे। प्लास्टिक के खोजकर्ता कौन है? अलेक्जेंडर पार्क्स, ठीक है। और कुछ चीज़ देखते हैं जो पॉलीमर में बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे PLA का मतलब होता है पॉलीलैक्टिक एसिड। इसी को पॉलिस्टर भी बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? पॉलिस्टर भी बोलते हैं। ये पॉलीस्टर यानी कि इसका जो मोनोमर है वो क्या है? ईस्टर है, ईस्टर ग्रुप, ठीक है। आगे आते हैं। क्लाइंबिक रोप यानी कि चढ़ने वाला जो रस्सी होता है, या पैरासूट रोप, जो पैरासूट का रस्सी होता है वो बना होता है नायलॉन का। किसका बना होता है? नायलॉन का। अब समझिए नायलॉन जो है यही है आपका पहला सिंथेसाइज्ड रबर फाइबर। सबसे पहला संश्लेषित फाइबर यही है, यानी कि सबसे पहले इसी को बनाया गया था मानव के द्वारा। और इसमें नायलॉन का फुल फॉर्म क्या है? NY का मतलब होता है न्यूयॉर्क और LON का मतलब होता है लंदन। ये रेलवे के एग्ज़ाम में पूछा था, RRB के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि नायलॉन में नायलॉन का फुल फॉर्म क्या है? तो NY का मतलब होता है न्यूयॉर्क और LON का मतलब होता है लंदन, ठीक है। आगे आते हैं। फिनाइल इथिलीन को ही बोलते हैं स्टायरीन। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि स्टायरीन किसको बोलते हैं? तो फिनाइल इथिलीन को बोलते हैं। तो इसका देखिए फॉर्मूला C6H5CH, यानी कि C6H5 का मतलब हो गया ये बेंजीन ग्रुप, ठीक। उसके ऊपर CH, फिर डबल बॉन्ड CH2। तो ये हो गया आपका स्टायरीन, ठीक है। स्टायरीन का ही दूसरा नाम क्या है? फिनाइल इथाइलिन। लेकिन जब बहुत सारा स्टायरीन मिल जाएगा तो वो बनाएगा पॉलीस्टायरीन। तो याद है, पॉलीस्टायरीन का मोनोमर हो गया स्टायरीन, ठीक है। और स्टायरीन का फॉर्मूला ये आप देख ही लिया, ठीक है। और इसका यूज़ कहाँ होता है? रेडियो और टीवी के कैबिनेट में। तो सबसे सिंपल, अगर इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो वो यही पूछेगा कि इससे क्या बनाया जाता है, किस में यूज़ होता है। जैसे आपसे स्टायरीन का यूज़ पूछ देगा। जैसे आपसे एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछता है टेफ्लॉन का यूज़ कहाँ होता है? तो टेफ्लॉन का यूज़ होता है नॉन स्टिकी बर्तन बनाने में, ठीक है। नॉन स्टिकी बर्तन, यूटेंसिल बनाने में यूज होता है टेफ्लॉन का। फिर आपसे पूछ देगा केवलार कहाँ यूज होता है, लेक्सन कहाँ यूज होता है। आप बोल दीजिएगा केवलार जो है वो यूज होता है बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में, और लेक्सन यूज होता है बुलेट प्रूफ ग्लास बनाने में। यहाँ जैकेट और यहाँ ग्लास दोनों में अंतर है, समझिए। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपसे बार बार पूछेगा, ठीक है। बोलेगा टीवी का जो स्विच वगैरह होता है, स्विच बनाने में, ठीक है। बर्तन का हैंडल बनाने में किसका यूज होता है? आप मार दीजिएगा बर्तन का हैंडल बनाने में बैकलाइट का यूज होता है। तो ये सब क्वेश्चन ही पूछता है एग्जाम में कि किसका यूज़ कहाँ होता है। पॉलीमर चैप्टर में यही ज़्यादातर क्वेश्चन पूछता है, लेकिन मैं आपको पूरे डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। आप टेंशन मत लीजिए, जितने तरह का क्वेश्चन इससे पूछा गया है वो सारे क्वेश्चन मैं आपको ले आऊँगा, और जो फ्यूचर में एग्जाम में पूछ सकता है वो सारे क्वेश्चन मैं इसमें इंक्लूड कर दिया हूँ। आगे आते हैं। पॉलीवूल, ये मिक्सचर होता है पॉलिस्टर और वूल का, ठीक है। यानी कि पॉलिस्टर और वूल यानी कि ऊन, पॉलिस्टर और ऊन मिलकर बनाते हैं पॉलीवूल, ठीक है। पॉलीवूल ये भी आपका क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। नेचुरल रबर देखिए 3 तरह का होता है। रबर आपका 3 तरह का होता है। सबसे पहले हो गया नेचुरल, दूसरा हो गया सिंथेसाइज्ड यानी कि जो मानव बनाता है, और तीसरा होता है वल्केनाइज्ड रबर, ठीक है। तो ये जो वल्केनाइज्ड रबर होता है इसमें सल्फर का यूज होता है। किसका यूज होता है? सल्फर का। और ये वल्केनाइज्ड रबर का खोज कौन किया था? चार्ल्स गुडियर, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखना। रबर 3 तरह का होता है। तो उसमें से भी जो नेचुरल रबर है वो उसका मोनोमर क्या है? आइसोप्रीन, C5H10 आइसोप्रीन। तो नेचुरल रबर इज ए पॉलीमर ऑफ विच मोनोमर?
आइसोप्रीन, आइसोप्रीन का मोनोमर है। यानी कि ये आइसोप्रीन जो है ये मोनोमर हो गया और नेचुरल रबर हो गया आपका पॉलीमर, ठीक है। और इसे कैसे निकाला जाता है? सबसे पहले रबर का जो प्लांट होता है उसमें एक चीरा लगाया जाता है, कट लगाया जाता है, तो वहाँ से एक दूध गिरता है ना, दूध गोंद जैसा निकलता है, उसको लेटेक्स बोलते हैं। तो ये पेड़ के लेटेक्स के रूप में प्राप्त किया जाता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि रबर जो है वो प्लांट से कैसे निकाला जाता है? लेटेक्स के रूप में, लेटेक्स के रूप में, ठीक है। हिंदी में भी आपको यही देगा, लेटेक्स, लेटेक्स के रूप में, तो इसलिए टेंशन मत लीजिए, यही आपका रहता है। रबर के निर्माण में किसका प्रयोग होता है? गिलेटिन पाउडर। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गिलेटिन पाउडर का यूज होता है रबर के निर्माण में। आगे, रबर के वल्केनाइजेशन, हिंदी में इसको बोलते हैं वल्कनीकरण, वल्केनाइजेशन और हिंदी में इसी को बोलते हैं वल्कनीकरण। रबर के वल्केनाइजेशन में सल्फर का प्रयोग होता है, सल्फर, ठीक है। और इसका खोजकर्ता कौन किया था? रबर के वल्केनाइजेशन का खोज किसने किया था? चार्ल्स गुडईयर, चार्ल्स गुडईयर, ठीक है। आगे आते हैं, पॉलीथीन, पॉलीथीन किसका बना होता है? या तो इथीन या इथिलीन, ठीक है, इथिलीन। तो ये पॉलीथीन का मोनोमर हो गया इथीन या इथिलीन, ठीक है। पॉलीथीन, जो हम लोग पॉलीथीन यूज करते हैं, बैन है आजकल, प्रकृति के लिए नुकसानदायक है। रेयॉन, रेयॉन का बात करते हैं तो ये एक ऐसा आर्टिफिशियल फाइबर है, आर्टिफिशियल फाइबर का मतलब कि मानव, मैन मेड, ठीक है, मैन मेड फाइबर है, जिसका मोनोमर क्या होता है? सेलुलोज। आप ये भी कह सकते हैं कि रेयॉन का मोनोमर क्या हो गया? मोनोमर सेलुलोज। जैसे देखिए मोनोमर मतलब आप समझिए क्या होता है, मानव का बॉडी है, बॉडी, हमारा बॉडी किससे बना होता है? सेल से बना होता है, कोशिका से बना होता है। तो बॉडी के लिए मोनोमर हो गया कोशिका। मतलब एक एग्जांपल आपको समझा रहे हैं, ठीक है। कोई भी एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट, वो किससे बना होता है? एटम से बना होता है, एटम से, ठीक है, एटम से। तो एटम क्या हो गया उसके लिए? मोनोमर। मतलब वहाँ पर हम आपको एक एग्जांपल बता रहे हैं। जैसे आपको रेयॉन है, रेयॉन वो किससे बना होगा? सेलुलोज। यानी कि बहुत सारा सेलुलोज होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ, यानी कि 1000, 1 लाख, 10 लाख, 15 लाख सेलुलोज, ये सेलुलोज मिल के बनाएगा रेयॉन, रेयॉन बनाएगा, ठीक है। तो इसीलिए उसको मोनोमर बोलते हैं। मोनोमर यानी कि इस रेयॉन का सबसे छोटा यूनिट, इसी को बोलते हैं मोनोमर, सबसे छोटा, इससे छोटा नहीं करेंगे, सेलुलोज, ठीक है। और रेयॉन को ही हम लोग क्या बोल देते हैं? आर्टिफिशियल सिल्क। ये एकदम सिल्क की तरह लगता है ना, छूने में, छुइएगा तो एकदम सिल्क के जैसा लगेगा, इसलिए इसको आर्टिफिशियल सिल्क भी बोल देते हैं, ठीक है। एक बात और समझिएगा कि ये जो चैप्टर है ये आपका बायोलॉजी और केमिस्ट्री दोनों का कॉमन चैप्टर है, इसलिए हम इसको दोनों के वीडियो में डाल देंगे, केमिस्ट्री के भी प्लेलिस्ट में डाल देंगे और बायोलॉजी के प्लेलिस्ट में भी डाल देंगे, ठीक है। तो केमिस्ट्री में हमारा एक टॉपिक खत्म हो जाएगा पॉलीमर वाला, और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ वाला जो क्वेश्चन रहता है वो वाला, वो चैप्टर खत्म हो जाएगा हमारा, क्योंकि इसी में इंक्लूड कर दिए हम दोनों को मिला के, मिक्स कर दिए हैं, ठीक है। तो आपको वहाँ पर एक चैप्टर कम पढ़ना पड़ेगा। चलिए आगे आते हैं। पीवीसी, पीवीसी का मतलब होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसका मोनोमर क्या है? विनाइल क्लोराइड। जहाँ भी पॉली वर्ड लगा रहेगा, पॉली वर्ड के बाद जो होगा वही होता है मोनोमर, मोनोमर। ये आपको ट्रिक है। जैसे देखिए पॉलीथीन, पॉलीइथीन, तो पॉली के बाद क्या आया? इथीन, तो इथीन हो गया मोनोमर, ठीक है। पॉलिस्टर, पॉलिस्टर, ठीक है। तो पॉली के बाद आया इस्टर, तो इस्टर हो गया मोनोमर, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसा चीज़ है जहाँ पे आपको नहीं पता चलेगा, पॉली वर्ड नहीं रहेगा, जैसे रेयॉन, ठीक है। तो रेयॉन का मोनोमर क्या होगा? तो आपको नहीं पता है, नहीं पता है। नाइलॉन का नाइलॉन हम लोग 2 पार्ट में पढ़ते हैं, जैसे हम लोग नाइलॉन पढ़े थे ना, नाइलॉन, न्यूयॉर्क और लंदन, नाइलॉन का 2 पार्ट में पढ़ते हैं। एक है नाइलॉन 6 और एक है नाइलॉन 66, नाइलॉन 66, ठीक है। ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे, देखिए आगे हम लिखे हुए हैं आप लोग के लिए। नाइलॉन 2 पार्ट में पाया जाएगा, एक तो नाइलॉन 6 और एक नाइलॉन 66, दोनों का हम लोग पढ़ लेंगे मोनोमर क्या है, आपको याद रखना है। पीवीसी पाइप आप सुनते होंगे घर में, जो लेटरिन वगैरह का पाइप होता है, जो आपका कचरा का, सीवेज वगैरह का जो पाइप होता है, या जो भी छोटा छोटा पाइप, वो तार घुसाने के लिए जो पाइप यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए, वो भी पीवीसी का बना होता है। यानी कि पीवीसी जो है वो बार बार यूज होने वाला कंपाउंड है। और इसका यूज़ कैसे होता है? पाइप्स और इंसुलेशन करने के लिए, पाइप्स और इंसुलेशन में इसका यूज़ है पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। आगे टेफ्लॉन का बात करते हैं। ये टेफ्लॉन, हिंदी में भी इसको टेफ्लॉन ही बोलते हैं, टेफ्लॉन, ठीक है। इसका मोनोमर क्या है? टेट्राफ्लूरोइथाइलिन, टेट्राफ्लूरोइथाइलिन, TFE, टेट्राफ्लूरोइथाइलिन, ठीक है। अब इसका यूज कैसे हो? नॉन स्टिकी किचन वेयर, किचन का सामान में जो भी नॉन स्टिकी बर्तन आप आते हैं, पैन यूज करते हैं, उसमें टेफ्लॉन का यूज होता है। अभी एक पैन आ रहा है ना, पैन है ना, जिसमें रोटी बनाते हैं, तावा, तावा है ना, पैन यानी कि तावा,
वो आपका नॉन स्टिकी आ रहा है, रोटी उसमें चिपकेगा ही नहीं, तो एकदम टेंशन फ्री हो गया आदमी की, चिपकेगा ही नहीं। सब्ज़ी बनाने के लिए यूज़ होता है, जनरली इसका यूज़ करते हैं जो बाहर में खाना वगैरह सब देते हैं, वो लोग इसका यूज़ करते हैं कि चिपके ही ना जल्दी, तो ना चिपके इसके लिए टेफ्लॉन का यूज़ होता है। ठीक है, नॉन स्टिकी किचन वेयर बनाने में। आगे, बुलेट प्रूफ ग्लास बनाने में किसका यूज होता है? लेक्सन। और बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने में केवलार। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, मतलब कि आपको हर 2 एग्जाम के बाद तीसरा एग्जाम में ये रिपीट कर जाता है, ये दोनों। ठीक है, मेलामाइन। मेलामाइन का बात करें, इट इज़ यूज इन प्रिपरेशन ऑफ प्लास्टिक क्रॉकरी। प्लास्टिक क्रॉकरी बनाने में, ठीक है, इसका यूज होता है, मेलामाइन का यूज़ होता है। तो ये भी आप इसको दिमाग में बैठा लीजिएगा, मेलामाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, एकदम फिक्स है कि इसी का यूज होगा क्रॉकरी बनाने में। आगे, बैकलाइट का बात करते हैं। बैकलाइट, ठीक है, बैकलाइट के जो खोज करता है वो है बैकलैंड। ठीक है, बैकलैंड, ठीक, ये भी आपको याद रखना है। तो बैकलाइट किससे बना होता है? फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड से बना होता है। तो आप इसमें मोनोमर बता सकते हैं बैकलाइट का, फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड। फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड को ऐड करने से बैकलाइट बनता है। इसका यूज़ कहाँ होता है? क्योंकि बैकलाइट जो है वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होता है, यानी कि हीट और इलेक्ट्रिसिटी का, उष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। इसलिए इसका यूज़ कहाँ होता है? बर्तन का हैंडल में। बर्तन का हैंडल जब गर्म करेंगे तो हैंडल पकड़ने से हाथ नहीं चलेगा, क्योंकि हैंडल में बैकलाइट लगा हुआ है। ये इसमें छुइएगा तो आपको गर्म लगेगा ही नहीं। सॉकेट, जो हमारा सॉकेट होता है 3 पिन 4 पिन सॉकेट, प्लग वगैरह में, है ना, ये सब में जितना भी इलेक्ट्रिसिटी वाला चीज़ है ना, उसमें बैकलाइट का यूज होता है, ताकि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ना करे, हम लोग को करंट ना मारे, क्योंकि ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों का कुचालक होता है। बर्तन का हैंडल वाला बार बार पूछता है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, सॉकेट और प्लग वाला भी। ठीक, अब देखिए, पॉलीमर को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक तो नेचुरल पॉलीमर और दूसरा सिंथेटिक पॉलीमर। ठीक है, नेचुरल पॉलीमर किसको बोलेंगे? जो आपका लिविंग थिंग्स में एग्जिस्ट करता है, ठीक है, जिंदा चीज़ में, जैसे प्रोटीन तो हम लोग शरीर में पाया जाता है। सेलुलोज, ठीक है, सेलुलोज से बनता है रेयॉन, बताया था आपको। ठीक है, वूल, पॉलीवूल बताए थे, पॉलिस्टर और वूल मिलकर बनाता है पॉलीवूल। डीएनए, हमारा डीएनए एकदम चेन, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड बताते थे, ATGC, A और T में डबल बॉन्ड और G और C में ट्रिपल बॉन्ड बताए थे। तो ये जो चेन आपका कंटिन्यूसली ATGC आपका जुड़ा रहता है, कंटिन्यूसली आपका जुड़ा रहेगा, तो वो डीएनए का भी तो एक यही हो गया ना, चेन हो गया वो। सिल्क, ठीक है, आर्टिफिशियल सिल्क बोलते हैं रेयॉन को, नेचुरल सिल्क भी होता है। स्टार्च भी आपका ये है, नेचुरल पॉलीमर है। नेचुरल रबर है ना, नेचुरल रबर का क्या बताए थे? आइसोप्रीन C5H10। आपको बार बार रिपीट करना है कि याद हो जाए। नेचुरल रबर का मोनोमर क्या हो गया? आइसोप्रीन C5H10। तो ये हो गया नेचुरल पॉलीमर। अब आते हैं सिंथेटिक पॉलीमर, जिसको मानव बनाता है, मैन मेड, ये प्रकृति में मौजूद नहीं रहता है। जैसे कि मैन मेड मटेरियल इन लेबोरेटरीज थ्रू केमिकल प्रोसेसेस। ठीक है, ये लेबोरेटरी में बनाया जाता है। जैसे प्लास्टिक हम लोग बनाते हैं, सिंथेटिक फाइबर हम लोग बनाते हैं, सिंथेटिक रबर, ठीक है, नायलॉन, रेयॉन, ये सब आपका क्या है? ये सब आ जाता है सिंथेटिक पॉलीमर में। नायलॉन और रेयॉन सिंथेटिक में आता है, लेकिन यहाँ सेलुलोज जो है, यही सेलुलोज से बनाता है रेयॉन। तो ये आपका याद रखिए, सेलुलोज जो है नेचुरल है, लेकिन रेयॉन जो है वो आर्टिफिशियल है, सिंथेटिक है। अब देखिए प्लास्टिक का बात की, यहाँ देखिए प्लास्टिक वर्ड आया, तो प्लास्टिक को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला है थर्मोप्लास्टिक, दूसरा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इसमें क्या होता है? लिटिल क्रॉस लिंकेज होता है, यानी कि क्रॉस लिंकेज बहुत कम होगा, बस एकदम दूर गैप रहेगा बहुत ज़्यादा। इसमें क्या होता है? क्रॉस लिंकेज बहुत ज़्यादा होता है, एकदम सटा रहेगा, एकदम पूरा एकदम क्रॉस लिंकेज बहुत ज़्यादा रहेगा, जालीदार रहेगा पूरा। तो ये क्रॉस लिंकेज ज़्यादा होता है, इसमें क्रॉस लिंकिंग कम होता है, यही बात है। दूसरा, ये डक्टाइल होता है, यानी कि सॉफ्ट होता है, डक्टाइल, ठीक है। ये हार्ड और ब्रिटल होता है, हार्ड और यानी कि कठोर, और भंगुड़ यानी कि छूने से भुड़भुड़ा के गिर जाएगा, ठीक है। ब्रिटल होता है ये। अब देखिए इसका सबसे मेन बात क्या है? सॉफ्ट करने पे मतलब हीट करने पे सॉफ्ट होता है, यानी कि जैसे इसको हीट करेंगे ना, ये सॉफ्ट हो जाएगा और नीचे जमा हो जाएगा, ठीक है। और इसमें क्या है? डज नॉट सॉफ्टन विद हीटिंग, हीट करने पे सॉफ्ट नहीं होगा, वो हार्ड ही हो जाएगा, ठीक है। सॉफ्ट होगा थोड़ा देर, फिर हार्ड हो जाएगा। अब ये समझिए थर्मोसेटिंग प्लास्टिक और थर्मोप्लास्टिक को पहचानिएगा कैसे। इसको पहचानने का एकमात्र तरीका है कि अगर इसको गला दिए ना, गला कर फिर से बना सकते हैं, मतलब वापस उस रूप में ला सकते हैं। लेकिन इसको अगर एक बार गला दिए तो वापस उस रूप में नहीं ला सकते,
नहीं ला सकते, वापस उस रूप में नहीं ला सकते, कभी नहीं ला पाएंगे आप, ठीक है। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, पॉलीइथिलीन, पॉलीइथिलीन, पॉलीप्रोपाइलीन, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीकार्बोनेट, टेफलॉन, एक्राइलिक, नायलॉन, पीवीसी, ये सब को आप वापस से पा सकते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इसका एग्जांपल हो गया थर्मोसेट, नायलॉन, क्या बोलते हैं ये एक्राइलिक, पीवीसी, पीवीसी भी इसी का एग्जांपल हो गया। लेकिन 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 थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का सबसे बेस्ट एग्जांपल है बैकलाइट मेलामाइन। बैकलाइट मेलामाइन, आप टीवी का स्विच जो होता है उसको जला दीजिए, जला के दीजिएगा ना तो एकदम वो एकदम छोटा राख जैसा हो जाएगा, राख बन, अब राख से फिर से आप टीवी का सॉकेट थोड़ी बना पाइएगा। तो वापस बैकलाइट से बैकलाइट बनाना जला के उसको मुश्किल है, नहीं हो पाता है। मेलामाइन उसको जला दीजिएगा, वापस वो नहीं बन पाएगा। फिनोलिक रेजिन, ठीक है, पॉलिस्टर रेजिन, ठीक है। तो रेजिन वर्ड आप याद रख लीजिए, रेजिन वर्ड जो है चाहे वो पॉलिस्टर रेजिन हो या फिनोलिक रेजिन हो गया, ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में हो गया। और क्या, इपॉक्सी, इपॉक्सी का यूज आप लोग बहुत देखते होंगे। आपका जनरली जब आप यूट्यूब देखते होंगे तो उसमें आपका ऐसा रहता है, देखिए ऐसा रहता है, कोई कार्डबोर्ड है, ठीक है, उसमें आपका क्या करेगा कि कोई चित्र लगा दिया, उसमें इपॉक्सी गिराएगा, इपॉक्सी गिराने के बाद वो एकदम चमकता हुआ दिखेगा, ठीक है। इससे आप देखिएगा कि जनरली बम्बू वगैरह का कोई ग्लास का सीट बनाएगा, ठीक है, या एक टेबल में ऊपर से इपॉक्सी डाल देगा, वो सूखने के बाद एकदम चमकदार, उसको फिर रगड़ेगा। इपॉक्सी वही होता है, इपॉक्सी का यूज़ करता है जनरली बर्तन वगैरह बनाने, या बर्तन नहीं, मतलब कि किसी भी चीज़ को सुंदर बनाने के लिए, शोभा मतलब कि ब्यूटी वाला चीज़ बनाने के लिए, देखने में सुंदर लगे, चमकदार लगे, इपॉक्सी वही होता है। सूखने के बाद बहुत अच्छा चमक आ जाता है इसमें, ठीक है। वल्केनाइज्ड रबर, बताए थे वल्केनाइज्ड रबर में किसका यूज होता है, सल्फ़र का यूज होता है। और वल्केनाइज्ड रबर में आपका क्या होता है, एक चीज़ और बता रहे थे, हाँ, वल्केनाइज्ड रबर का खोज कौन किया था, चार्ल्स गुडईयर, चार्ल्स गुडईयर, ये भी आपको दिमाग में ठानना है। तो ये आपका थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से यही क्वेश्चन पूछता है। एग्जाम्पल, ठीक, एग्जाम्पल, बैकलाइट, मेलामाइन, रेजिन, इपॉक्सी, वल्केनाइज्ड रबर, ये आपका थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक में आपका यही पॉलीइथिलीन, पॉलीप्रोपाइलीन, पॉलीस्टाइरीन, पॉलीकार्बोनेट, टेफलॉन, नायलॉन, एक्राइलिक, पीवीसी, ये सब आ गया थर्मोप्लास्टिक में। चलिए आगे आते हैं। टेरिलीन, एक होता है टेरिलीन, टेरिलीन का मोनोमर क्या है, यही क्वेश्चन पूछता है आपसे। टेरिलीन, इसको इंग्लिश में भी लिखते हैं TERELEN, टेरिलीन, ठीक है, टेरिलीन। टेरिलीन का मोनोमर क्या है, एथिलीन ग्लाइकोल और टरथैलिक एसिड, ठीक है, टरथैलिक एसिड और इथिलीन ग्लाइकोल, इथिलीन ग्लाइकोल, ये है किसका, टेरिलीन का मोनोमर। अब आते हैं नायलॉन। नायलॉन दो पार्ट में होता है, हम बताए थे। नायलॉन में हमेशा कौन ग्रुप होगा, एमाइड ग्रुप, एमाइड ग्रुप, NH2, एमाइड किसको बोलते हैं, NH2 ग्रुप, ठीक है, NH2 ग्रुप होगा, एमाइड। जैसे नायलॉन 6 का बात करते हैं, ठीक है, नायलॉन 6 का बात करेंगे तो नायलॉन 6 का मोनोमर क्या है, कैप्रोलेक्टम, हज़ारों बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, और RRB का तो ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन, रेलवे का। नायलॉन 6 का मोनोमर क्या है, कैप्रोलेक्टम। और नायलॉन 6 का मोनोमर क्या है, हेक्सा मिथाइलिन डायमीन और एडिपिक एसिड। अगर क्वेश्चन को टफ बनाना हो, ये क्वेश्चन पूछ दे, नायलॉन 6 का मोनोमर क्या है, बढ़िया बढ़िया स्टूडेंट का पसीना छूट जाएगा। हेक्सा मिथाइलिन डायमीन और एडिपिक एसिड। तो पॉलीमर यहाँ पर इतना ही क्वेश्चन पूछता है पॉलीमर से, बस इतना ही, जितना हम आपको बताएं बस इतना ही क्वेश्चन है, 2 पेज का, इसको रट लीजिए, पॉलीमर आपका खत्म हो जाएगा। एक क्वेश्चन पूछता है ड्रग्स वाला, ड्रग्स, जैसे एंटीपायरेटिक ड्रग किसको बोलेंगे, पायरेटिक का मतलब ही होता है टेम्परेचर से रिलेटेड, ठीक है, यानी कि इसका काम है ताप नियंत्रण, दर्द निवारक कभी कभी होता है, कभी कभी नहीं भी होता है, ठीक है। ताप नियंत्रण आप याद रख लीजिए। दर्द निवारक के लिए होता है एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक, ठीक है, ये आपको याद रखना है। ताप नियंत्रण के लिए एंटीपायरेटिक, एंटीपायरेटिक। और इसका एग्जाम्पल, एक बार मैं BPSC का एग्ज़ाम दिया था 66 वाला, 66 BPSC, उसमें ये क्वेश्चन पूछा था आपका एनाल्जेसिक वाला क्वेश्चन पूछा था, एनाल्जेसिक का एग्जाम्पल, दवाई का एग्जाम्पल पूछ दिया था। और उस एग्ज़ाम में मेरा प्री हुआ था, लेकिन मेंस का मैंने तैयारी नहीं किया था क्योंकि मैं उसमें दरोगा में था, ठीक है, ये भी आपको समझना है। एंटीपायरेटिक का एग्जाम्पल आप देख लीजिए, एस्पिरिन, क्रोसिन और पैरासीटामोल, एस्पिरिन, क्रोसिन और पैरासीटामोल, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। यही तीनों एग्जाम में आपसे पूछेगा, अगर एग्जाम्पल पूछेगा भी तो। एनेस्थेटिक ड्रग्स, एनेस्थीसिया, जानते हैं एनेस्थीसिया किसको बोलते हैं, एनेस्थीसिया यानी कि आपको बेहोश कर देने वाला, बेहोश, अचेत कर देने वाला, निश्चेत कर देने वाला दवाई, यानी कि निश्चेतक औषधि जो आपको बेहोशी की अवस्था में ला दे।
या शरीर के किसी पार्ट को कुछ समय के लिए सेंसलेस करने के लिए इसका यूज होता है एनेस्थेसिक का। जैसे आपका दांत का ऑपरेशन करना है तो दांत में एक इंजेक्शन देगा, आपको वहाँ पे कितना भी चीर फाड़ करेगा आपको उसका असर नहीं होगा, वही होता है एनेस्थेटिक ड्रग। ठीक है, सर्वप्रथम प्रयोग इसका कौन किया था? विलियम मॉर्टन 1846 में किया था। और किसका यूज़ करके किया था? डाई इथाइल ईथर, सबसे पहला यूज़ किया था डाई इथाइल ईथर। और आपसे ये भी पूछ सकता है कि जेम्स सैमसन सबसे पहले क्लोरोफॉर्म का यूज़ किया था, CHCl3। देखिए क्लोरोफॉर्म, इस पे बैन लग गया था, CHCl3। और एक होता है आयोडोफॉर्म CHI3। ठीक है, ये आपको फार्मूला याद रखना है, कभी भूलना नहीं है। ठीक है, क्लोरोफॉर्म का यूज CHCl3 का सबसे पहले यूज इसी के जस्ट एक साल बाद 1846 में किया था डाई इथाइल ईथर का, और 1847 में किया क्लोरोफॉर्म का यूज़, और ये किया था जेम्स सैमसन। लेकिन क्लोरोफॉर्म जो है शरीर को बहुत हार्म करता था, इसलिए इस पर क्लोरोफॉर्म का यूज़ करना बैन हो गया, अब क्लोरोफॉर्म का यूज़ नहीं होता है। इसका एग्जाम्पल और कौन है एनेस्थेटिक ड्रग का? N2O। देखिएगा लाफिंग गैस, जब लाफिंग गैस आपके शरीर में जाता है तो ये आपको क्या बार बार हंसी दिलाता है, तो वो भी एक तरह का निश्चेतक दवाई, आपको पता ही नहीं चलता कि आप हंस क्यों रहे हैं। एक होता है टीयर गैस क्लोरोपिक्रिन, है ना, क्लोरोपिक्रिन। ठीक है, ये भी आपको बार बार रुलाता है। ठीक है, आँख में आंसू आने लगेगा बार बार, बहुत भयानक आँख में जलन पैदा करता है। कोकीन, देखते हैं कोकीन जो है ड्रग्स में माना जाता है, इसको खाना बैन है। ठीक है, कोकीन भी आपको बेहोशी की अवस्था में ले जाता है। क्लोरोप्रोपिन, ये भी आपका है एनेस्थेटिक ड्रग। वेरोनल, ठीक है, वेरोनल है आपका, हेलोथेन है, और डाईइपैम और ETC, और ऐसा बहुत सारा दवाई है, लेकिन शुरू का 4-5 को बहुत एकदम ज़रूरी है आपको याद रखना, इतना दूर तक। आगे आते हैं एंटीसेप्टिक यानी कि जो प्रतिरोधी को मारे, यानी कि जो सूक्ष्म जीवों को मारे, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मारे। जैसे आयोडीन हो गया आपको, आयोडीन भी आपका टिंक्चर आयोडीन, एक सुने हो ना कि घाव हो जाता है तो घाव में टिंक्चर आयोडीन लगाता है। ठीक है, टिंक्चर, स्पेलिंग गलत होगा तो देख लीजिएगा, लेकिन टिंक्चर हिंदी में ऐसे बोलते हैं, टिंक्चर आयोडीन। ठीक है, ये आपको कीटाणु मारता है, जितना भी कीटाणु होगा, बैक्टीरिया वगैरह सब होगा, उसको मार देगा, ख़त्म कर देगा। फिनोल, हम एक चीज़ और बताए थे, फिनोल और फॉर्मल्डिहाइड क्या बनाता है? याद कीजिए, अभी पढ़ाया थोड़ी देर पहले, बैकलाइट बनाता है, बैकलाइट, भूलना नहीं है, बार बार उसको रिपीट करना है, याद करना है। H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसका नाम क्या है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें लाश को रखते हैं, लाश खराब नहीं होता इसमें रखते हैं, तो लाश को रखा जाता है बहुत दिनों तक जिंदा रखने के लिए। या देखते होंगे कहीं लैब वगैरह में सांप को देखे होंगे, है ना, सांप जो है एक शीशा का बर्तन में सांप रखा हुआ है। ठीक है, और इसमें एक लिक्विड भरा हुआ है, वो सांप आपको 100 साल भी है, 100 साल भी रह गया, 15 साल, 150 साल भी रह गया, वो सांप वैसा का वैसा है, वो ख़राब नहीं हो रहा है। उसको ख़राब नहीं होने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? फॉर्मेल्डिहाइड का एक सॉल्यूशन होता है जिसको बोलते हैं फॉर्मेलिन सॉल्यूशन। ये फॉर्मेलिन होता है, फॉर्मेल्डिहाइड का ही बना होता है। बोरिक एसिड का बात करें तो कान में जो गुज्जी हो जाता है, कान में जो गंदा हो जाता है, उसको निकालने के लिए, ईयर वैक्स को निकालने के लिए बोरिक एसिड का यूज होता है। ठीक है, बोरिक एसिड, तो ये सब क्या है? एंटीसेप्टिक है, कीटाणु भी मारता है। कान में आपका इन्फेक्शन है, बार बार कान से पस आ रहा है, बोरिक एसिड दिया जाता है। ठीक है, इथाइल अल्कोहल जानते हैं, शराब है, पीने के लिए यूज होता है, लेकिन बहुत कोई इसमें इथाइल अल्कोहल में मिथाइल अल्कोहल मिला देता है, तो मिथाइल अल्कोहल हार्मफुल है, इतना हार्मफुल है कि अगर ये ज़्यादा अमाउंट में इंसान पी ले, आदमी अंधा हो सकता है, और भी ज़्यादा पी ले तो मर भी सकता है। मिथाइल अल्कोहल, इसीलिए देखते होंगे शराब पीने से मौत हो गई, सुनते होंगे ना बहुत न्यूज़, क्यों मौत हो गई? क्योंकि उसमें जो है लोग इथाइल अल्कोहल की जगह मिथाइल अल्कोहल मिला दिए। इथाइल अल्कोहल को बनाने का तरीका को क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन। क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन, किण्वन। ठीक है, और किण्वन प्रक्रिया का खोज कौन किए थे? लुई पास्चर। ठीक है, आपको सब चीज़ रिलेट करके पढ़ना, जब आप बायोलॉजी पढ़ लिए मेरा पूरा, तो आपको एक भी क्वेश्चन में फंसना नहीं है। अगला हाइपोक्लोरस एसिड, ये भी आपको याद रखना। ये सब एग्जाम्पल किसका है? एंटीसेप्टिक का एग्जाम्पल है, यानी कि हाथ कट गया वहाँ लगा दीजिए। डेटॉल है आपका, डेटॉल, सेवलॉन, क्या है? एंटीसेप्टिक ही है। वो क्या करेगा? वो आपको कीटाणु मारेगा, सूक्ष्म जीवों को मारेगा।
अगला होता है एंटीबायोटिक। देखिए सूक्ष्म जीव का मतलब क्या हो गया, इसमें आपका वायरस है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, ठीक है, प्रोटोजोआ है, बहुत सारा चीज़ आ जाता है, ठीक है, इसमें आपका अनगिनत चीज़ आ गया। लेकिन एंटीबायोटिक जो है केवल और केवल बैक्टीरिया पर काम करता है, बैक्टीरिया पर काम करेगा, ये वायरस पर काम नहीं करेगा। पूछा हुआ क्वेश्चन है कि क्या एंटीबायोटिक वायरस पर काम करता है, तो यस या नो, आंसर देना है नो, वायरस पर काम नहीं करेगा, एंटीबायोटिक केवल बैक्टीरिया पर काम करेगा, ठीक है। रोग उत्पन्न करने वाले बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु का नाश करते हैं, ठीक है। और इसका एंटीबायोटिक एग्जाम्पल आप क्या रखना है, पेनिसिलिन सबसे पहला एंटीबायोटिक है। सबसे पहला एंटीबायोटिक कौन बना था, पेनिसिलिन, और बनाने वाले कौन थे, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये तो हमको लगता है कि 1000% चांस है ये क्वेश्चन आने का, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है। और किस में खोज किए थे, पेनिसिलियम नोटेटम नामक फंगस पर, कवक पर, पेनिसिलियम नोटेटम नामक फंगस पर, ठीक है। और भी एंटीबायोटिक एग्जांपल है जैसे कि टेट्रासाइक्लिन, आपका जेंटामाइसिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन और रिफामाइसिन। तो लास्ट में माइसिन वर्ड जहाँ आ गया ना, माइसिन वर्ड, आप समझ जाइएगा कि वो एंटीबायोटिक है, माइसिन वर्ड, स्ट्रेप्टोमाइसिन, रिफामाइसिन, जेंटामाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, है ना, मतलब मिलता जुलता वर्ड है, पेनिसिलिन, ठीक है। लीन वर्ड, लीन लास्ट में आ ही जा रहा है सब में। तो ये आपका टेक्निक है पकड़ने का, किसका, एंटीबायोटिक पकड़ने का। अगला है सल्फर ड्रग। सल्फर ड्रग का बात करते हैं तो यह सल्फर और नाइट्रोजन से मिलकर बना होता है, सल्फर और नाइट्रोजन, ठीक है। यह कुछ बैक्टीरिया को बहुत मतलब कि कुछ ऐसा बैक्टीरिया होता है जिस पर ये बहुत तेज़ी से रिएक्शन करता है, इतना रिएक्शन से एंटीबायोटिक भी नहीं करता है, तो ये उन्हें काफ़ी जल्दी नष्ट कर देते हैं उस बैक्टीरिया को। तो एक समय में ऐसा हुआ कि आदमी एंटीबायोटिक का यूज़ किया और सल्फर ड्रग का यूज़ किया, सल्फर ड्रग का यूज़ किया, ठीक है। तो देखा सल्फर ड्रग पर जल्दी मार दिया, लेकिन सल्फर ड्रग हर बैक्टीरिया पर सक्रिय नहीं होता है, ये कुछ बैक्टीरिया पर बहुत ज़्यादा सक्रिय होता है, इसलिए कहीं कहीं तो ये सक्सेसफुल था, लेकिन कहीं कहीं ये अनसक्सेसफुल भी था और हार्मफुल भी था, ठीक है। यह पहला सल्फर ड्रग आपसे पूछता है क्वेश्चन, आप मार दीजिएगा सल्फोना एमाइड। नाइट्रोजन का ग्रुप है NH2 जिसको बोलते हैं एमाइड ग्रुप, ठीक है। तो सल्फोना एमाइड जो है 1908 में सबसे पहला सल्फर ड्रग, ठीक है, बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ लेकिन बाद में फिर बैन भी हो गया। सल्फाडाइजिन, सल्फापेरिडिन, सल्फामेराजिन, जिस वर्ड के आगे सल्फा लग गया वो सल्फर ड्रग है, ठीक है। आगे आते हैं ट्रैंक्विलाइजर, यानी कि इसको बोलते हैं प्रशांतक। ट्रैंक्विलाइजर को क्या बोलते हैं, प्रशांतक। यह ड्रग जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर प्रभाव डालता है, सीधा सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर, यानी कि ब्रेन पर और स्पाइनल कॉर्ड पर, यही दोनों पर डायरेक्ट असर करता है। और ये ऐसा असर करता है कि आपसे इससे क्या होगा, शांति का अनुभव होगा, पीस का अनुभव होगा, एकदम आपको लगेगा शांत हो गए हैं। इसका एग्जांपल ABR पोटेशियम ब्रोमाइड, किसका, ट्रैंक्विलाइजर का एग्जांपल है, ठीक है। और भी एग्जांपल होगा तो आप इसमें ऐड कर लीजिएगा, है ना, ज़्यादा टाइम नहीं था तो हम ज़्यादा ऐड नहीं कर पाए। एनाल्जेसिक का बात करते हैं। एनाल्जेसिक मतलब होता है पेन किलर, दर्द निवारक, दर्दनाशक, है ना। पेन किलर मना करता है, ये किडनी पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, ज़्यादा पेन किलर खाने से आपका किडनी खराब हो सकता है, ठीक है। और इसमें आपको ये भी याद रखना है कि जो एनाल्जेसिक है इसका एग्जांपल है मॉर्फिन और कोल्ड्रिन इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है। एंटी फ्रीज में किसका प्रयोग करते हैं, इथिलीन ग्लाइकोल। एंटी फ्रीज जब ठंडा वाला प्रदेश होता है, जैसे आप बहुत जैसे ठंडा जगह पर चल जाइएगा तो वहाँ क्या होता है, पेट्रोल या डीजल जो है वो जम जाएगा, ठीक है। लेकिन वो वहाँ पे एंटी फ्रीज मटेरियल यूज करते हैं, इथिलीन ग्लाइकोल, तो वो कारों में या वाटर में ये रेडिएटर का काम करते हैं, उसको जमने नहीं देते हैं, ठीक है। और एक चीज़ होता था कहीं पे हम पढ़े थे, छोड़िए बाद में बताएंगे, है ना। अगला है पायरीन को बोलते हैं CCl4, या इसी का दूसरा नाम है कार्बन टेट्राक्लोराइड। चार गो क्लोरीन है तो टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड। यह एक कलरलेस गैस है, यानी कि इसका कोई रंग नहीं होता है, और ये वेपर यानी कि वाष्प के रूप में मौजूद होता है, ठीक है। यह एयर से भारी, हवा से भारी, यानी कि जो भी हवा से भारी होगा वो ज़मीन के एकदम क्लोज पाया जाएगा, और जो हवा से हल्का होगा वो ऊपर चला जाएगा, आसमान के ऊपर वाले लेयर पर पाया जाएगा। जब हम आपको एटमॉस्फेरिक लेयर पढ़ाएंगे तो आप देखिएगा 5 लेयर है, टसम टी, इसका टेक्निक है याद करने का। टी का मतलब टोपोस्फेयर,
एस का मतलब स्ट्रेटोस्फेयर, एम का मतलब मेसोस्फेयर, टी का मतलब थर्मोस्फेयर, आई का मतलब आयोनोस्फेयर, ई का मतलब इग्जोस्फेयर। ठीक है, यानी कि क्षोभ मंडल, समताप मंडल, ऐसे करके कुछ कुछ नाम रहता है इसका, है ना। हिंदी में हमको थोड़ा दिक्कत होता है तो इंग्लिश में बताएं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, आयोनोस्फेयर, इग्जोस्फेयर, टसम टी, टसम टी आप भी याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका है कि जो भी आपका जो एयर से भारी होगा वो निचला लेयर में पाया जाएगा, एकदम निचला लेयर में। ठीक है, टोपोस्फेयर में, टोपोस्फेयर में। ठीक है, और ये अज्वलनशील होता है, जलता नहीं है। ठीक है, नॉन इन्फ्लेमेबल, नॉन इन्फ्लेमेबल। ठीक है, अब देखिए एक वर्ड आपसे इंग्लिश में पूछता है, ज्वलनशील। ज्वलनशील को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इनफ्लेमेबल, इनफ्लेमेबल, है ना। आदमी सोचता है इन लगा हुआ है यानी कि अज्वलनशील है, नहीं, यहीं पे आप फंस जाइएगा। इनफ्लेमेबल का मतलब ही होता है ज्वलनशील, जलने के लायक। ठीक है, इन वर्ड से आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, इंग्लिश में पूछता है आपको फंसा देता है। जो नॉन क्या बोलते हैं, इनफ्लेमेबल का मतलब ही होता है फ्लेमेबल, दोनों सेम है। इनफ्लेमेबल, फ्लेमेबल दोनों सेम है, कोई अंतर नहीं। और इट इज़ यूज्ड एज फायर एक्सटिंग्विशर, इस ये अज्वलनशील है, आग बुझाने का काम करता है। तो पायरीन का यूज, कार्बन टेट्राक्लोराइड का यूज कहाँ होता है? फायर एक्सटिंग्विशर में। जब आप लोको पायलट ALP टेक्नीशियन का एग्ज़ाम पढ़ेंगे, टेक्नीशियन का एग्ज़ाम पढ़ेंगे, CBT 2, है ना, सेकेंड वाला जो एग्ज़ाम होता है, तो उसमें एक ऑक्यूपेशनल सेफ्टी वाला भी पढ़ना पड़ता है। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, उसमें आपको फायर एक्सटिंग्विशर पढ़ाता है ना। फायर एक्सटिंग्विशर जब आपको पढ़ाएगा वहाँ आप देखिएगा टाइप A, टाइप B, टाइप C और टाइप D, 4 तरह का आपको फायर एक्सटिंग्विशर बताएगा। एक आपको बताएगा क्या बोलते हैं, ड्राई टाइप, है ना, ड्राई टाइप, है ना। उसके बाद एक बताएगा आपको CO2 गैस का, है ना। एक आपको बताएगा इलेक्ट्रिक वाला, फोम टाइप, है ना, फोम टाइप। ठीक है, एक कार्बन टेट्राक्लोराइड वाला भी रहता है उसमें, मतलब आप देख लीजिएगा उसमें, है ना। ये सब आपका यूज होता है ना। ड्राई पाउडर, ये सब आपका फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होता है। आगे आता है फ्रियोन। फ्रियोन तो जानते हैं कि फ्रिज से निकलता है, AC और रेफ्रिजरेटर से निकलता है। और फ्रियोन में होता क्या? CCl2F2, CCl2F2 को ही बोलते हैं CFC, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका फुल फॉर्म होता है डाइक्लोरो, क्योंकि यहाँ पे 2 गो क्लोरीन है, डाइफ्लोरो क्योंकि यहाँ पे 2 गो फ्लोरीन है, और मीथेन। ठीक है, मीथेन का फॉर्मूला था HHHH, यानी कि कार्बन के ऊपर 4 गो आपका हाइड्रोजन होगा, मीथेन। लेकिन यहाँ पर क्या, हाइड्रोजन को हटा के क्लोरीन लगा दिए, यहाँ हाइड्रोजन को हटा के क्लोरीन लगा दिए, यहाँ हाइड्रोजन को लगा के फ्लोरीन लगा दिए, यहाँ हाइड्रोजन को लगा के हटा के फ्लोरीन लगा दिए, यानी कि 4 गो हाइड्रोजन को हटा के 2 फ्लोरीन 2 क्लोरीन लगा दिए। तो मीथेन से क्या बन गया? डाइफ्लोरो मीथेन। ठीक है, अब देखिए ग्लिसरॉल का बात करते हैं, तो ग्लिसरॉल या ग्लिसरीन, इसका फॉर्मूला था C3H8O3, और यह सोपिनिफिकेशन यानी कि साबुनीकरण प्रक्रिया का बाय प्रोडक्ट है। यानी कि जब भी साबुन बनाने की प्रक्रिया होती है उसका बाय प्रोडक्ट है ग्लिसरीन। ठीक है, देखिएगा पियर्स साबुन, ठीक है, पियर्स साबुन जो होता है ये वो कम लहरता है, ग्लिसरीन कम होता है उसमें, है ना। अब देखिएगा फैटी एसिड, ये साबुन बनता कैसे है? सोपिनिफिकेशन प्रक्रिया। फैटी एसिड में आप NaOH और KOH, या तो आप NaOH यूज़ कीजिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड, या तो आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज़ कीजिए। इसको जब यूज़ कीजिएगा तो ये बनाएगा सोप, यानी कि साबुन प्लस ग्लिसरॉल। ठीक है, और अगर सोडियम यूज़ किए हैं तो यहाँ पे C17H35COO Na बनेगा। अगर आप पोटेशियम यूज़ किए हैं तो यहाँ पर K बनेगा। जो आपका Na वाला बनता है उसको बोलते हैं हार्ड सोप, जो नहाने वाला साबुन होता है। और सॉफ्ट सोप के पोटेशियम यूज़ कीजिए, सॉफ्ट सोप, शैम्पू वगैरह बन जाएगा इसमें, शैम्पू ये सब बन जाएगा आपको। ठीक है, एक्सप्लोजिव, अब कुछ एक्सप्लोजिव के बारे में, विस्फोटक के बारे में देख लेते हैं। विस्फोटक, ये भी आपका एग्जाम, ठीक है। जैसे TNT को बोलते हैं ट्राई नाइट्रोटोलुइन। टोलिन का फॉर्मूला ये देखिए, ये आपका हो गया बेंजीन ग्रुप, बेंजीन ग्रुप के ऊपर CH3 लग जाता है, जिसको बोलते हैं टोलुइन। ठीक है, ट्राई नाइट्रोटोलुइन। ठीक है, ये विस्फोटक के रूप में प्रयोग होता है। और बनाते कैसे हैं? टोलुइन जो है इसके ऊपर कॉन्सनट्रेटेड HNO3 नाइट्रिक एसिड और कंसनट्रेटेड H2SO4 का यूज़ करते हैं, तो हमारा बन जाता है TNT, ट्राई नाइट्रोटोलिन। ठीक है, अगला TNP, ट्राई नाइट्रोफिनोल। ठीक है, इसी को पिक्रिक एसिड भी बोलते हैं। ट्राई नाइट्रोफिनोल को ही क्या बोलते हैं? पिक्रिक एसिड। तो आपसे एग्जाम में यही पूछ देगा, ट्राई नाइट्रोफिनोल, यानी कि आपका यहाँ पर फिनोल हो गया, OH ग्रुप। ठीक है, अब 3 गो नाइट्रो ग्रुप, NO2 3 गो NO2 ग्रुप लग जाएगा, तो क्या बोलेंगे? ट्राई नाइट्रोफिनोल। ठीक है,
फिनोल ये होता है, देखिए ये होता है फिनोल, ये हो गया फिनोल। आपको जब केमिस्ट्री पढ़ाएंगे हम तो उसमें सब आपको स्ट्रक्चर बताएंगे। C6H5OH इसको बोलते हैं फिनोल। ठीक, आगे ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन TNG, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन ये बनता है, इसको नोबल्स ऑयल भी बोलते हैं, इसको नोबल्स ऑयल भी बोलते हैं। ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को बनता कैसे है, ग्लिसरीन में, यानी कि ये जो लास्ट में आता है ग्लिसरीन में कॉन्क HNO3 और कॉन्क H2SO4। उसी तरह ट्राई नाइट्रोफिनोल को बनाते थे तो फिनोल प्लस कॉन्क HNO3, यहाँ कॉन्क वर्ड यूज करना भूल गए, कॉन्क HNO3 और कॉन्क मतलब कंसनट्रेटेड, सांद्र, है ना। अब आगे आते हैं और देखिए TNG ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन का यूज कहाँ होगा, डायनामाइट बनाने में। डायनामाइट को सबसे पहले किसने बनाया था, अल्फ्रेड नोबल ने 1863 में बनाया था, और यही अल्फ्रेड नोबल है जिनके नाम पे नोबल पुरस्कार दिया जाता है, नोबल पुरस्कार दिया जाता है। ठीक, आगे आते हैं RDX वर्ड तो हमको लगता है कि हर कोई सुने होंगे। इसका फुल फॉर्म होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोसिव, मतलब RDX का यूज रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ही करते हैं ज़्यादातर हम लोग। और इसके खोजकर्ता कौन है, हैंस हैनिंग 1899 में इसका खोज किए थे हैंस हैनिंग। बहुत इंपॉर्टेंट खोज है, रिसर्च की दुनिया में एक क्रांति लाने वाला खोज है RDX। ठीक है, और इसको हर जगह अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठीक है, जैसे USA में इसको क्या बोलते हैं, साइक्लोनाइट बोलते हैं। ठीक है, इसको इंडिया में तो RDX बोल रहे हैं, USA में इसको बोलते हैं साइक्लोनाइट, जर्मनी में इसको बोलते हैं हेक्सोजन, और इटली में इसको T4 बोला जाता है, T4। ठीक है, T4। तो RDX जो है ये आपको इसको और दूसरा नाम क्या है, साइंटिफिक नेम साइक्लोट्राइमिथाइलिन ट्राइनाइट्रामीन, साइक्लोट्राइमिथाइलिन ट्राइनाइट्रामीन। अगर एग्ज़ाम आपको फंसाना हो तो ये क्वेश्चन पूछ देगा आपसे कि RDX का नाम क्या है, साइक्लोट्राइमिथाइलिन ट्राइनाइट्रामीन। ठीक है, और इसको प्लास्टिक एक्सप्लोजिव भी बोलते हैं, प्लास्टिक विस्फोटक भी बोला जाता है। किसको, RDX को अलग अलग देशों में क्या नाम बोलते हैं वो बता दिए हैं। अगला है गन पाउडर, इसका खोज किया था रोजर बेकन ने, और इसका यूज़ बुलेट बनाने में होता है, बुलेट बंदूक की गोली बनाने में यूज होता है। ठीक है, और बनता कैसे है, पोटेशियम नाइट्रेट KNO3 चारकोल और सल्फर से बनता है। सबसे पहले तो 75% ले लेगा आपका पोटेशियम नाइट्रेट, बाकी जो बचा 25% उसमें दोनों को बराबर डालेगा, यानी कि 12.5% डालेगा चारकोल को और 12.5% डालेगा सल्फ़र को, यानी कि चारकोल और सल्फ़र इक्वल क्वांटिटी में लेगा, और पोटेशियम नाइट्रेट लगभग 75%, 80 कर देगा तो इसको 10-10 लेगा। ठीक है, और गन पाउडर बनाने में इसी का यूज होता है। ठीक, एमाटोल्स जो है ये अमोनियम नाइट्रेट और ट्राइनाइट्रोटोलुइन से बनता है, ट्राइनाइट्रोटोलुइन। ठीक है, ट्राइनाइट्रोटोलुइन को ही बोलते थे पिक्रिक एसिड, सॉरी ट्राइनाइट्रोफिनोल को बोलते थे पिक्रिक एसिड। ठीक है, ट्राइनाइट्रोटोलुइन जो है सबसे पहला विस्फोटक है। ठीक है, इसका यूज़ करते थे एमाटोल्स बनाने में। PLX का मतलब होता है पिकेटिन लिक्विड एक्सप्लोजिव। ठीक है, और इसका यूज होता था सुसाइड बॉम्बर में। देखे होंगे इंदिरा गांधी को जो मारा था वो अपने शरीर में बॉम्ब लगा के गया था। ठीक है, सुसाइड बॉम्बर में यही यूज होता है PLX। ठीक है, पिकाटीन लिक्विड एक्सप्लोजिव। ठीक है, और ये बनता किससे है, इथाइलिन डायमीन और नाइट्रोमीथेन से इथाइलिन डायमीन और नाइट्रोमीथेन से मिलकर बना होता है। ठीक है, आपको ऐसा कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा जैसा मैंने आपको एक जगह ला के आपके पास रख दिया है। PETN इसको बोलते हैं पेंटा इरेथ्रियोल टेट्रा नाइट्रामीन। इससे आपका खाली फुल फॉर्म पूछेगा और कुछ नहीं पूछेगा कि PETN का फुल फॉर्म क्या होता है, तो पेंटा इरेथ्रियोल टेट्रा नाइट्रामीन, बस इतना ही पूछेगा। आगे आते हैं, ग्रेन्ड अल्कोहल किसको बोलते हैं, जो किसी ग्रेन से बनाया जाए, चाहे तो वो जौ से बनाया जाए, गन्ना से बनाया जाए, अंगूर से बनाया जाए, फ्रूट्स, बहुत सारा फ्रूट्स को गला के बनाया जाए, तो किसी भी ग्रेन से बनाया जाएगा तो उसको ग्रेन्ड अल्कोहल बोलते हैं। और ग्रेन्ड अल्कोहल में जनरली हम लोग को इथाइल अल्कोहल मिलता है, C2H5OH। हम लोग को बताया था इथाइल अल्कोहल आपको किस प्रक्रिया से बनाया जाता है, फर्मेंटेशन की प्रक्रिया से बनाया जाता है, और इसको हिंदी में बोलते हैं फर्मेंटेशन की प्रक्रिया को किण्वन। और इसके खोजकर्ता कौन थे, लुई पास्चर। ये भी आपको याद रखना है। और पावर अल्कोहल क्या होता है, ये स्पिरिट, बेंजीन और पेट्रोल से बनता है। पावर अल्कोहल क्या होता है, स्पिरिट, बेंजीन और पेट्रोल, ये तीनों मिलकर बनाता है पावर अल्कोहल। और कभी कभी इसका यूज फ्यूल की तरह भी किया जाता है, फ्यूल की तरह, है ना। पेट्रोल नहीं है तो पेट्रोल की जगह इसी का यूज़ कर लेगा, लेकिन ज़्यादातर यूज अभी नहीं, उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ है। ठीक है, आप देखिए बहुत सारा चीज़ है जिसको ग्रेन्ड अल्कोहल हम लोग बोल रहे थे,
उसमें पढ़ लेते हैं। बार्ली यानी कि जौ से क्या बनाया जाता है? जौ से बनाया जाता है विस्की। विस्की में आपको 40 से 50% अल्कोहल रहता है। फिर आता है रम, है ना, 45 से 50% अल्कोहल होता है रम में, और ये बनता है शुगर केन यानी कि गन्ना से बनाया जाता है। ब्रांडी में आपका 40 से 50% अल्कोहल होता है, और ये आपका ग्रेप्स यानी कि अंगूर से बनाया जाता है। रेड वाइन का बात करें तो इसमें 30 से 40% अल्कोहल पाया जाता है, और ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स यानी कि बहुत सारा फ्रूट्स को गला के, सेब, अंगूर, बहुत सारा चीज़ को गला के बनाया जाता है ये रेड वाइन, ठीक है, इसलिए बहुत इसमें नशा ज़्यादा होता है, ठीक है। शैम्पेन में 10 से 15% अल्कोहल होता है, कम होता है, और ये ग्रेप्स यानी कि अंगूर से ही बनाया जाता है। बियर का बात करें तो 3 से 6% अल्कोहल सबसे कम बियर में ही पाया जाता है, और ये बार्ले यानी कि जौ से बनाया जाता है। तो ये था हमारा आज का क्लास, ठीक है। यहीं पे पॉलीमर द एंड होता है, ठीक है। और आप बताइएगा आपको मेरा क्लास कैसा लगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, है ना। जिसको पसंद आएगा वो जो आपके ग्रुप में पढ़ने वाले स्टूडेंट होंगे उनको ज़रूर भेजिएगा, ताकि उनको पढ़ने में कोई कठिनाई ना हो, और वो आसानी से मेरे वीडियो को देख कर अपना कोई भी एग्ज़ाम, चाहे वो किसी भी तरह का एग्ज़ाम देते हों, मेरे वीडियो से मैंने जितना पढ़ाया आपको उससे ज़्यादा बायोलॉजी या फिर कोई भी सब्जेक्ट जो मैं पढ़ाऊँगा उससे ज़्यादा नहीं पूछेगा उसमें, ठीक है। धन्यवाद। इतना ही करके मैं अपना आज का भाषण लेक्चर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।